जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब चीजें मुश्किल भरी लगने लगती हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में घबरा कर अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं, तो वहीं कुछ लोग एक अलग रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिस तरह हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती और समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही हमारा समय भी है जो बदलता रहता है। इसलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख या नाकामी से कभी निराश ना हो और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने लिए अहम फैसले। 1,01,321 करोड़ की लागत वाली पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को दी मंजूरी। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के लिए 10,103 करोड़ रुपए का आवंटन। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी। 5 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्रालय और आर्थिक विकास संस्थान भारतीय युग थीम पर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की कर रहे हैं मेजबानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र और विदेश मंत्री एस जयशंकर समापन सत्र में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, देश में पिछले 10 साल के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में आया व्यापक बदलाव। 3 प्रमुख हिंसाग्रस्त क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में रिकॉर्ड 70% की आई कमी। सरकार ने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से 23 जुलाई के बजट भाषण में की गई थी घोषणा। इस साल 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य। योजना में केंद्र सरकार के आरक्षण के नियम होंगे लागू। और 21वीं सदी में विद्यार्थी भावना को बनाए रखने की जरूरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मौजूदा युवा पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र इन पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगा। इनमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रुपए और कृषि उन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपए शामिल हैं। दोनों कृषि योजनाओं, जिनमें कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना शामिल है, इन पर कुल प्रस्तावित व्यय में केंद्रीय हिस्से का अनुमानित जो व्यय है वो 69,088.98 करोड़ रुपए होगा। राज्यों का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपए होगा। पीएमआरकेवीवाई टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें आप अगर ढंग से देखेंगे, उनका सीधा साधा एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। इसके अलावा 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की चेन्नई मेट्रो फेज 2 परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 63,246 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरे चरण की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी। साथ ही कुल 120 स्टेशन होंगे। इस परियोजना में केंद्र और तमिलनाडु सरकार की 50-50% हिस्सेदारी होगी। इसका निर्माण चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड करेगी। Phase 2 of Chennai Metro has been approved by the Union Cabinet, chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji,
at a project cost of 63,246 crore rupees. We all know that Chennai is a rapidly growing city. It's a very important economic hub. I must say, Vanakkam, it's a very important economic hub. And the population of the city is likely to grow to 1.8 crore by 2048. So it's very important that we create the infrastructure which is required for the city right now. And that's why a comprehensive mobility plan was approved, was prepared. And this plan identified the new mass transit corridors which will be required in the city of Chennai. So the phase 2, which is a 119 kilometer long project, this has been approved today at a project cost of 63,246 crores. These 3 corridors will have 120 stations. कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रुपए के खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल सीड्स को भी मंजूरी दी है। ये कृषि उन्नति योजना के तहत आने वाली 9 योजनाओं में से एक है। इस योजना का लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है। इस मिशन का लक्ष्य तिलहन उत्पादन में भारत को 7 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस को भी मंजूरी दी गई है। करीब 11,72,240 कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस को मंजूरी मिली है। सरकार 2029 करोड़ का बोनस बांटेगी। 78 दिन का बोनस रेलवे कर्मचारियों को कैबिनेट ने मंजूर किया है। साथ ही सरकार की कोशिश है कि अभी 58,642 रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए। रेलवे एम्प्लॉयज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस 2029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। रेलवे में आज अगर एम्प्लॉयज की हम संख्या देखें तो कुल मिला के 13,14,992 13,14,992 एम्प्लॉयज हैं एज ऑन 31/3/2024 31 मार्च 24 का ये नंबर है। और इसमें करीब 1,19,952 तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ज्वाइन किए। और वो अगर आपको ध्यान होगा करीब 1,54,000 के आसपास टोटल रिक्रूटमेंट किया गया था पिछले 2-2.5 वर्षों में। सरकार की तरफ से 5 और भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा है। इस कैटेगरी में पहले से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया लैंग्वेज शामिल हैं। 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है। 5 लैंग्वेजेस मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। एंड देयर इज अ वेरी important linguistic experts committee, very well read people, बहुत जो deeply knowledge रखते हैं languages के बारे में, linguistics के बारे में, script के बारे में, हमारा जो ancient text है उसके बारे में। और classical language बनना मने बहुत बड़ी गौरव की बात है और इसके पीछे पूरी साइंस है। 1500 से 2000 साल तक का उस लैंग्वेज में लिटरेचर है, उस लैंग्वेज की एक कंटिन्यूटी है, लैंग्वेज के बहुत सारे पुराने टाइम के इंस्क्रिप्शंस हो, कई जगह स्टोन्स पे है, कई जगह पेपर पर है, कई जगह ताड़पत्र पे है, कई जगह पे ओरल ट्रेडिशन से है। इन सब का ध्यान रख के जो एंशियंट बॉडी ऑफ लिटरेचर है और जो जनरेशन टू जनरेशन हेरिटेज हमारी पास ऑन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे ताज पैलेस होटल नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर तक किया जा रहा है। द इंडियन एरा थीम पर आधारित सम्मेलन में 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने की कोशिश है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई वक्ता भाग लेंगे। इस दौरान हरित बदलाव, भू आर्थिक विखंडन और विकास के निहितार्थ और प्रतिरोध क्षमता बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत के साथ ही दुनिया भर के विद्वान भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पढ़े लिखे आर्थिक रूप से कमजोर युवा युवतियों के लिए सरकार दशहरे पर सौगात लेकर आई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम में आवेदन के लिए सिर्फ वही युवा युवती योग्य पात्र होंगे जिनके परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपए से कम है। 21 से 24 वर्ष की उम्र के ऐसे युवा जो कहीं पूर्णकालिक कार्य और किसी शिक्षण संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में पंजीकृत नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रुपए महीना मिलेंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर उन्हें एक मुश्त 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। इस स्कीम की घोषणा बजट में की गई थी। हालांकि अभी इसे पायलट आधार पर शुरू किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक इस पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष कंपनियों का चयन उनके पिछले 3 वर्षों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय की औसत के आधार पर किया गया है और इस योजना में कंपनियों की साझेदारी स्वैच्छिक है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की मंजूरी से कोई अन्य कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार का आरक्षण नियम भी इस स्कीम में लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, लेकिन सिर्फ वही योग्य होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में पिछले 10 वर्षों के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। 3 प्रमुख हिंसाग्रस्त क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में रिकॉर्ड 70% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि इन क्षेत्रों में मृत्यु दर में भी 72% की कमी आई है। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद शहर में पुलिस मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सक्रिय पुलिसिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने आपराधिक कानूनों में संशोधन किया। उन्होंने साइबर अपराधों से निपटने के लिए अहमदाबाद पुलिस के जन केंद्रित 13 तुझको अर्पण पोर्टल का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दृढ़ निश्चय, स्थायी और प्रभावी समाधान के साथ ही विकासोन्मुखी दृष्टिकोण ने कश्मीर और अन्य स्थानों पर परिवर्तन लेकर आया है जहां बड़े पैमाने पर हिंसा व्याप्त थी। उन्होंने कहा 10 वर्षों में लोगों ने देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव देखा है। वर्ष पहला अपना देश में 3 हॉटस्पॉट एवा था જ્યાંથી બોમ્બ ધમાકા થતા હતા તો પણ ન્યૂઝ નતા, બધાને કોઠે પડી ગયું હતું। કાશ્મીર, નોર્થ ઈસ્ટ અને વામપંથી ઉગ્રવાદ નક્સલવાદી ક્ષેત્ર, આ ત્રણેય ક્ષેત્રોમાં વિગત 10 વર્ષમાં સ્થાયી અને સુચારુ ઉપાયોના કારણે દૃઢતા સાથે અને વિકાસના દૃષ્ટિકોણ સાથે કામ કરવાના કારણે નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ત્રણેય હોટસ્પોટમાં 70% હિંસામાં કમી લાવવાનું કામ આપણા પોલીસ દળો કરી શક્યા છે। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय राजस्थान यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान पहले दिन राष्ट्रपति ने उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने वहां उपस्थित छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विद्यार्थी भावना को बनाए रखने की जरूरत है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मौजूदा युवा पीढ़ी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनका चरित्र खराब हो।
उन्होंने कहा कि उच्चतम नैतिक मूल्य उनके व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। संविधान निर्माता एवं अग्रणी राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि चरित्र शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मानते थे कि ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसमें चरित्र और विनम्रता ना हो हिंसक जीव से भी अधिक खतरनाक होता है। उसकी शिक्षा से यदि गरीबों की हानि हो तो अभक्ति समाज के लिए अभिशाप हो सकता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी हो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे आपके चरित्र पर कोई लांछन लाए। उच्चतम नैतिक मूल्य आपके व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा है। आपके जीवन के हर पहलू में इंटीग्रिटी हो, आपका हर कार्य न्यायपूर्ण और नीति संगम हो। प्रिय विद्यार्थियों, आपको 21वीं सदी की दुनिया में अपना स्थान बनाना है। ये तेज गति से हो रहे बदलाव का समय है। ये बदलाव ज्ञान विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से हो रहा है। इस बदलते परिवेश में अपनी शिक्षा की उपयोगिता बनाए रखने के लिए आपको निरंतर विद्यार्थी की मानसिकता यानी द स्पिरिट ऑफ द स्टूडेंट को बनाए रखना होगा। आप तो जो शिक्षा आपने प्राप्त की है और जीवन यात्रा के लिए एक प्रस्थान बिंदु है। जीवन यात्रा का पूरा मार्ग आपको अपने निरंतर परिश्रम और निष्ठा के बल पर तय करना है। आज राष्ट्रपति माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी भाग लेंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 69.69% मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोटिंग की है। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुल 63.88% लोगों ने मतदान किया था। भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव में कुल 63.88% मतदान हुआ। 1 अक्टूबर को आयोजित तीसरे चरण में 69.69% मतदान दर्ज किया गया था। चरण 1 और 2 में 61.38% जो कि चरण 1 में रहा, वहीं चरण 2 में 57.31% मतदान हुआ था। चरण 3 यानी फेज 3 में पुरुष मतदाता 69.37% की तुलना में थोड़ा अधिक 70% से कुछ ज्यादा महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। विधानसभा क्षेत्रों में छंब में तीसरे चरण में सबसे अधिक 80.34% मतदान हुआ। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम 6 बजे प्रचार थम गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके चलते सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 4 और 5 अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है। मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारी शुक्रवार दोपहर बाद अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगे। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए एकल चरण का मतदान शनिवार 5 अक्टूबर को होना है। मतगणना 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ ही होगी। खेल की दुनिया से अहम खबर है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज 3 अक्टूबर से हो गया है। भारतीय महिला टीम का सामना न्यूजीलैंड महिला टीम से होगा और ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज यूएई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप ए मैच के साथ अपने आईसीसी महिला T20 विश्व कप अभियान का आगाज करेगी। भारतीय टीम विमेंस T20 वर्ल्ड कप में अब तक अपने 8 संस्करण में 4 बार सेमीफाइनल और 1 बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही है, लेकिन इस बार भारत की नजरें अपनी पहली महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने पर होगी। भारत में महिला T20 विश्व कप 2024 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग और सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होना है।
समय है सुप्रभात में आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं भारतीय वायुसेना के 52वें स्थापना दिवस की तैयारियों की झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।